चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम ये वाला आपका पूरा किए थे। अब हम जा रहे हैं बात करने, जैसे मान लीजिए हमें और 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन अगर हमें ये दिया हुआ है, मान लो पहला ये दिया है हमारा, क्या दिया हुआ है कि CH3 CH2 एंड OH, अगर इनकी हम बात करते हैं और इसका हम बोले हैं कि हमें सबसे स्टेबल आपको बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट एंड रियर कार्बन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको अपने मन से एज्यूम नहीं करने का। ऑक्सीजन को हमने माना फ्रंट कार्बन और कार्बन को हमने माना रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन को ब्रह्मा जी का अधिकार नहीं मिला है चेंज करने का, ये एज यूजुअल वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन है ना, और एक हमारा H है। आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया है, तो बाकी 2 क्या होगा, लोन पेयर। तो ये हो गया फ्रंट कार्बन। अगर अब हम बात करें कि हमारा रियर कार्बन क्या होगा, तो क्या होगा रियर कार्बन, ये हो गया रियर कार्बन, जिसमें एक हमारा क्या होगा H, एक हमारा क्या होगा H, और एक हमारा क्या होगा CH3। आपको कल ही हम बताए थे गाउच इफेक्ट कि बल्कि ग्रुप्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिसाइड लोन पेयर बिकॉज लोन पेयर इज नॉट एनी एटम, और इसमें कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन या वैंडरवाल या टॉर्सन स्ट्रेन फोर्स नहीं करेगा। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम दूसरा बात करते हैं, अगर हम दूसरा बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए CH3 CH CH3 O CH3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका हमारा मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या होगा, लेकिन उससे पहले हमें फ्रंट एंड रियर कार्बन को दिखाना पड़ेगा। हम ऑक्सीजन को फ्रंट माने, इसको रियर माने। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे स्टेबल क्या है। तो हमने पहले ड्रॉ किया इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक हमारा CH3 है, बाकी 2 का 2 क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है। अब इसके साथ क्या होगा, जो हमारा रियर कार्बन है, ये रियर कार्बन है, इससे हमारा क्या है, एक हमारा CH3 ये है, एक CH3 ये है, और एक हमारा H ये है। ये क्या हो गया हमारा मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके NCERT में एक चैप्टर है हाइड्रोजन, उसमें ही पढ़ना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, क्या इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, बुक लाइक। ये ऐसे होता है, देखो ऑलमोस्ट ये ऐसे बनता है। तो जैसे जैसे ये लग रहा है ना किताब खुला है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इस वाला O को हम मानते हैं फ्रंट कार्बन, इस वाले O को मानते हैं रियर कार्बन, तो कैसे बनेगा। फ्रंट कार्बन का आपने एक ऑक्सीजन ले लिया, इससे आपने एक H दिखा दिया, और यहाँ 2 क्या दिखा दिया, लोन पेयर। अब हम बात करेंगे बैक वाले कार्बन का। तो बैक में क्या होगा, एक आपका ये सर्कल हो जाएगा, एक इधर H होगा, और 2 यहाँ क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। आपको हम पढ़ाए भी थे केमिकल बॉन्डिंग में कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसका सिंबल क्या होता है, मैं। तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोल सकते हैं बताइए, ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है ये, चार्ज इनटू डिस्टेंस। लेकिन ये किसी एक डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको हम,
वेक्टर क्वांटिटी। Q को हम क्या बोलते हैं और D को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब आपको हमको ये सिखाना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी अगर एक हम कंपाउंड दे रहे हैं फ्रंट और रियर कार्बन में, आपको उसको अरेंज करके पता करना है कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है कि जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो कुछ वैल्यू होगा, वो नहीं निकालना है, खाली ये पता करना है कि जीरो है कि जीरो नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक क्लोरीन यहाँ पर है। अब मान लो कि इसको हम मान रहे हैं एज ए फ्रंट कार्बन, इसको हम मान रहे हैं एज ए रियर कार्बन। अब इन दोनों का हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन और इनका हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या होगा, हम फ्रंट कार्बन को हमेशा डॉट से शो करेंगे, तो फ्रंट कार्बन को हम हमेशा शो किससे करेंगे, डॉट से करेंगे। तो एक क्या हो गया हमारा H हो गया, एक हमारा इधर H हो गया और एक हमारा Cl हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे क्या, बैक कार्बन। तो हो सके कि आप लोग एक बार Cl यहाँ ड्रॉ करो, एक बार आप H यहाँ करो और एक बार आप H यहाँ करो। ये एक केस है। बहुत लोग बोलेगा नहीं सर हम ऐसे ही बनाएंगे, बनाओ। दूसरा केस क्या होगा, फ्रंट कार्बन को आप रोटेट नहीं कर सकते, इसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। हाँ, रियर कार्बन को आप रोटेट कर लो। आप एक बार क्लोरीन को यहाँ ला दो, एक बार आप H को यहाँ ला दो, एक बार आप H को यहाँ ला दो। अब देखो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो पहला वाला में हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच का एंगल 60 डिग्री है ना, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, गाउच। क्या बोलेंगे इसको हम, गाउच कन्फर्मेशन। याद आ रही है। और यहाँ पर Cl Cl एक दूसरे के अपोजिट में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंटी। क्या बोलेंगे इसको हम, आंटी कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट का। आपको हम चैप्टर 3 पीरियोडिक में पढ़ाए थे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट, हम नॉट इक्वल बोले, हम क्या बोले, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। यानी अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो अगर गाउच में क्या होगा, ये वाला क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ये वाला क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा। मतलब जो हमारा गाउच है इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटी का, तो एक क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह पुल करेगा और एक क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह पुल करेगा। अब दोनों क्या देख रहे हो, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों क्लोरीन है तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यानी एंटी में डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। कुछ समझ में आ रही है। यानी अब अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो जिनके पास डाइपोल मोमेंट जीरो है उनके पास पोलैरिटी नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। जिनके पास डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मतलब उनके पास क्या है, पोलैरिटी है। यानी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि एंटी वन इज मोर स्टेबल देन गाउच, है कि नहीं। ये वाला ऑर्डर किसका हो गया, हमारा स्टेबिलिटी का हो गया। अगर हम बात करें एनर्जी का, तो मुझे पता है कि स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है, एनर्जी। तो अगर हम बात करें एनर्जी का तो क्या होगा, ये गाउच का एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एंटी का। क्लियर है। अब चलो, अब हम इसमें कुछ एजम्पशंस की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। I am going to talk regarding some of the assumptions.
हम जा रहे हैं बात करने एजम्पशन का। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस है ए एंड बी, तो दोनों का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? समेशन करेंगे तो 1 आएगा। कितना हो सब्सटेंस हो, अगर हम समेशन करते हैं मोल फ्रैक्शन का तो वो 1 आता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो आपके मन में ये आएगा सर आप केवल यही दो क्यों लिए? हमारे पास तो और भी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है कि नहीं? तो आप केवल यही दो क्यों लिए, गाउच एंड एंटी? समझ में आया? तो हम क्या लिख रहे हैं कि रेस्ट ऑल configuration will have negligible contribution. Rest all configuration will have negligible contribution, but gauge and anti will have maximum contribution. Therefore we consider gauge and एंटी। इसीलिए हम गाउच एंड एंटी को ही एज्यूम करते हैं, बाकी सब का क्या है? बहुत नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। अब मान लो कि अगर हम निकालते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? ये उन्हीं का निकालेंगे जिनका हम मोल फ्रैक्शन पता है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ आंटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आंटी प्लस डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच। ये हमारा हो गया हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन ये दिया है, देख क्या क्वेश्चन दिया है कि इफ डाइपोल मोमेंट इफेक्टिव इज इक्वल टू 1d बाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आंटी इज इक्वल टू 0.8, हमें क्या निकालना है? फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ गाउच। हमें डाइपोल मोमेंट किसका निकालना है? गाउच का निकालना है। क्या करेंगे हम? सीधे हम ये वाला फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? मुझे पता है डाइपोल मोमेंट इफेक्टिव इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच। म्यू इफेक्टिव हमें कितना दिया गया है? 1। डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी अभी हम सिखाए थे, डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी कितना होता है? 0। मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी हो गया 0, तो 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस म्यू ऑफ गॉस तो हमें निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस कितना होगा? आपको पता है समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। हमें गॉस का और एंटी का दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी। तो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच इंटू 1 माइनस 0.8। तो क्या होगा ये? डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 0.2, 1 डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब कितना हो गया ये 5d बाई, ये आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आप इसी तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए लाइट करो, डार्क करो ना। चलो नेक्स्ट हम आप बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है? इस पर जितने लोग मेडिकल के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से देंगे इस पर, उनका इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा एंगल स्ट्रेन होता है, जो हमारा एंगल स्ट्रेन होता है वो फार्मूला होता है 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल। ये हमारा होता है। मान लीजिए हम पहला का बात कर रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें आपका एंगल स्ट्रेन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? देखो, अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन का, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट, और इनका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 2। जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 54 डिग्री 44 मिनट। अगर यही दूसरा हम दे दें साइक्लोप्रोपेन, दूसरा हम दे दें साइक्लोप्रोपेन, और आपसे हम पूछे कि इसमें हमारा एंगल स्ट्रेन कितना होगा, ये हमारा होता है क्या? साइक्लोप्रोपेन। अगर इसकी हम बात करें कि व्हाट इज़ माय एंगल स्ट्रेन, हमारा इसमें कितना होगा एंगल स्ट्रेन, तो क्या है इसको हम बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन, ऑल द एंड्स आर कार्बन कार्बन, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट। अगर हम तीसरा बात करें, व्हाट इज साइक्लोब्यूटेन, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोब्यूटेन? साइक्लोब्यूटेन इसको हम बोलते हैं, यानी इसका हमारा एंगल स्ट्रेन कितना होगा? व्हाट इज द एंगल स्ट्रेन? ये कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा 109 डिग्री 28 में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा स्क्वायर, ये हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 9 डिग्री 44 मिनट्स।
अगर हम नेक्स्ट पूछें कि मेरे पास अगर साइक्लोपेंटेन है, मेरे पास अगर साइक्लोपेंटेन है तो व्हाट इज़ माई एंगल स्ट्रेन, क्या है मेरा, व्हाट इज़ माई एंगल स्ट्रेन। तो ये कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड एंगल हो जाता है 108 डिग्री बाई 2, ये कितना आ जाएगा 0 डिग्री 44 मिनट। और लास्ट में एक और आता है साइक्लोहेक्सेन का, लास्ट में एक और आता है साइक्लोहेक्सेन, कि अगर साइक्लोहेक्सेन की हम बात करें व्हाट इज़ द एंगल स्ट्रेन, व्हाट इज़ द एंगल स्ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस साइक्लोहेक्सेन का ईच एंगल इज़ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है -5 डिग्री 16 मिनट। अब देखिए आपने जब सब में निकाला एंगल स्ट्रेन तो सब में वैल्यू पॉजिटिव आया, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में वैल्यू नेगेटिव आया, साइक्लोहेक्सेन में जो आपका वैल्यू था वो वैल्यू नेगेटिव आया। तो ये वाला जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या शो करता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एंगल स्ट्रेन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एंगल स्ट्रेन इनसाइड द रिंग, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एंगल स्ट्रेन इनसाइड द रिंग। मतलब नेगेटिव ये कर रहा है कि रिंग, जैसे साइक्लोहेक्सेन जब इस तरह से बनता है तो बता रहा है कि रिंग के अंदर जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव शो करता है, और पॉजिटिव मतलब वो रिंग का आउटर साइड में स्ट्रेन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कन्फॉर्मर्स ऑब्लिक रोटामर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्फॉर्मर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कन्फॉर्मर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो अब इनका कन्फॉर्मर हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का हम कैसे ड्रॉ करेंगे कन्फॉर्मर्स, हमें वो समझना है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, इस वाले कार्बन को हम अल्फ़ा मान रहे हैं, इस वाले कार्बन को हम बीटा मान रहे हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 1 डैश एंड इसको 2 डैश। तो अब क्या होगा, ये है। अब हमें इसमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि इसका कन्फॉर्मर्स कैसे बनेगा। चलिए हम इसका ड्रॉ करते हैं कन्फॉर्मर्स। इसका कन्फॉर्मर्स कैसे बनेगा हम वो ड्रॉ करें। देखो अब मान लो अगर मैं एक अल्फ़ा का बात किया और एक हमने बीटा का बात किया, ठीक है। अब देखो पहला तो हम फ्रंट कार्बन को डॉट से ही शो करेंगे। किस शो करेंगे हम? डॉट से। देखो फ्रंट कार्बन तो हमारा एज यूजुअल वैसे ही बनेगा। समझ में आ गया ये वाला। अब देखिए जब हम फ्रंट कार्बन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रंट कार्बन का। अब देखिए हम फ्रंट कार्बन में अगर यहाँ से हम बात कर रहे हैं 1 से लेके, तो क्या होगा, इससे हमारा एक H ऊपर जाएगा और एक H नीचे आएगा। देखो अगर मैं 1, मैंने किसको लिया? फ्रंट कार्बन को हमने 1 लिया और बैक कार्बन को हमने 2 लिया।
तो ये फ्रंट कार्बन क्या है, 1 हो गया। तो देखो फ्रंट कार्बन से हम बात करें तो एक तो हमारा H यहाँ आएगा, आएगा ना, एक H यहाँ आएगा, और ये वाला तो आगे से जुड़ गया ना। अब अगर हम ड्रॉ करें बैक कार्बन, यानी ये वाला कार्बन 1 है, अब जो हमारा बैक कार्बन है वो 2 है, तो 2 वाला से क्या देख रहे हैं, कार्बन का केवल 2 बॉन्ड दिख रहा है, केवल 2 बॉन्ड। तो एक H हमारा यहाँ दिखेगा, एक H हमारा यहाँ दिखेगा, और एक तो हमारा ये ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड 1 and 2 का कन्फॉर्मर कैसे बनेगा। हम बात करते हैं 1 डैश एंड 2 डैश। 1 डैश को हम मानते हैं एज ए फ्रंट कार्बन, और 2 डैश को मानते हैं एज ए रियर कार्बन। तो जब हम 1 डैश को मानते हैं एज ए फ्रंट कार्बन, तो इसका कितना हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये हमारा हो गया 1 डैश। अब जब हम मानते हैं रियर कार्बन किसका, को 2 डैश, तो एक हमारा H यहाँ होगा, एक हमारा H यहाँ, और ये बनेगा ये H, ये H। अब आप इनको जोड़ो, इन दोनों को ऐसे जोड़ो और इन दोनों को ऐसे जोड़ो, यही वाला एक हमारा अल्फ़ा है और ये वाला एक हमारा बीटा है। दिस इज द कंप्लीट कन्फॉर्मर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, इसीलिए हम नाम दे दिए कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, अल्फ़ा कहाँ है, बीटा कहाँ है, 1 डैश कहाँ है, 2 डैश कहाँ है। समझ में आया। अब इसमें हम एक एक चीज़ समझेंगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। जैसे अब देखिए, ये जो H जो हमारा टेढ़ा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल। जो H हमारा एकदम स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल, या इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल बॉन्ड हम बोलेंगे। सेम यहाँ पर जो हमारा टेढ़ा है इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। जो स्ट्रेट है ये क्या हम बोलेंगे, वर्टिकल। क्या है वो, गरम, ठंडा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, डाईहेड्रल एंगल। क्यों, क्योंकि देखो 2 प्रोजेक्शन के बीच में एंगल आया, तो ये क्या हो गया, डाईहेड्रल एंगल। अब हम बात करते हैं कि ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, क्या ये एक प्लेन में है कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हो कि इस अल्फा का तो 2H बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ है ना, तो ये तो एक प्लेन में नहीं हुआ, ये क्या हुआ, प्लेन से बाहर हो गया। यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा अल्फा कार्बन है ये सब नॉन प्लेनर फॉर्म है। क्या हो गया, ये सब नॉन प्लेनर फॉर्म है। तो ये ऊपर वाला पूरा क्या है, ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि दिस इज द न्यूमैन projection. This is the Newman projection of cyclohexane, which is more stable, which is more stable because dihedral angle value is 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में कुछ गैप है। एज अ रिजल्ट टॉर्सनल स्ट्रेन is less. Torsional strain is less. Therefore, if torsional strain is less, therefore maximum
स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा हो गया कॉन्फॉर्मर्स का। अब हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कैसे हम साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी के बारे